साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। मैं अशोक यादव। साथियों आज की जो क्लास है वह दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो राजत्व व्यवस्था थी, जिस नीति के तहत दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने शासन सत्ता को संभाला, आज उसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। और पिछली क्लास में हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो अमीर वर्ग थे उनकी क्या भूमिका थी उसके विषय में हम लोगों ने विस्तृत तरीके से अध्ययन किया था। तो क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर भी करिए। सारी क्लासेज आपको ऐसे ही मिलती रहेंगी, आप केवल पढ़ते रहिए हमारे साथ। अब यहाँ पे क्लास शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए जो दिल्ली सल्तनत है, जो अगर पहले सुल्तान की बात करें तो इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश को इसीलिए हमने पहला पहला सुल्तान कहा क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो सुल्तान की पदवी धारण नहीं किया था। अब यहाँ पे इल्तुतमिश जो है जब शासक बनता है तो उसने ईरानी अथवा फारसी राजतंत्रीय परंपराओं को भारतीय परिवेश में समन्वित किया। अब इल्तुतमिश ने क्या किया कि जो ईरानी परंपरा थी अर्थात फारसी परंपरा थी, जो वहाँ पे जिस परंपरा के तहत फारस में राजा अपनी शासन व्यवस्था को चलाया करते थे, उसी व्यवस्था को भारत में लागू करने का, भारत में प्रवेश जो कराया, भारतीय परिवेश में उसको ढालने का प्रयास किया, वह था इल्तुतमिश। अर्थात भारतीय परिवेश में ईरानी परंपरा को परिवेश कराने वाला शासक था इल्तुतमिश। ठीक है। अब देखिए उसने राजतंत्र में वंशानुगत सिद्धांत लागू किया। इल्तुतमिश पहला ऐसा शासक था भारत में देखा जाए तो जो वंशानुगत व्यवस्था है वह सबसे पहले लागू किया। कुतुबुद्दीन ऐबक तो ऐसा था नहीं, अली भले नहीं सुल्तान था, लेकिन उसने यह वंशानुगत परंपरा लागू नहीं की है, बल्कि यह जो इल्तुतमिश है यह गुलामों का गुलाम था। और जब इल्तुतमिश आया, राजा बना, तो उसने अपने पुत्र को शासक बनाने की जो परंपरा है, पुत्री को वह लागू किया। अर्थात वंशानुगत व्यवस्था दिल्ली सल्तनत में लागू करने वाला सुल्तान इल्तुतमिश था। अब देखिए यहाँ तो बात इल्तुतमिश की हो गई। उन्हें ईरानी या फारसी राजतंत्रीय परंपरा को भारतीय परिवेश में लागू किया और उसके तहत दिल्ली सल्तनत की जो व्यवस्था थी उसको चलाया। अब जब बलबन आता है आगे, बलबन दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान, ध्यान दीजिएगा, बलबन दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने सुल्तान के पद, उनके अधिकार एवं राजत्व के संबंध में अपने विचार प्रकट किए। भाई अब तक के जो बलबन के पहले चाहे ऐबक हुए, चाहे इल्तुतमिश हुए, चाहे रजिया हुई, ये तमाम प्रकार के जो छोटे छोटे थोड़े समय के लिए शासक बने, इनका कोई निश्चित सिद्धांत नहीं था। सुल्तान के पद की क्या गरिमा थी, उनके अधिकार क्षेत्र किस तरीके के थे, उनकी नीतियां किस तरीके से संचालित होती थी, इस तरीके की बात तो बलबन के पहले अस्पष्ट नहीं थी। लेकिन जब बलबन शासक बनता है उसने यह बताया कि सुल्तान के पद की गरिमा क्या होती है, सुल्तान के पद का खौफ क्या होता है, लोगों को सुल्तान के पद से डरना किस तरीके से चाहिए, और सुल्तान के पद का जो अधिकार है कितना विस्तृत है,
सुल्तान कहाँ तक क्या कर सकता है, और राजत्व जो उसकी नीतियां हैं शासन चलाने की, वो किस तरीके से व्यवस्थित तरीके से उसको अप्लाई करने का काम किया। यह जो विचार है पहली बार बलबन राजा बनने के बाद शुरू करता है। अब देखिए यहाँ पे इसके वसैया का संकलन बर्नी ने किया। अगर बात करें तो जो बलबन का वसैया है वह उसके जो समकालीन इतिहासकार बर्नी थे, उन्होंने सारी बातों को इकट्ठा किया और बलबन की राजत्व जो व्यवस्था है उसको उन्होंने अपने तरीके से लिखने का प्रयास किया। आगे बर्नी ने बलबन को जनता का पिता की संज्ञा दी है। आप समझिए यहाँ पे अगर बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि किस इतिहासकार ने बलबन को जनता का पिता कहा है, तो वह थे बर्नी। अगर दूसरे तरीके से अगर प्रश्न बनाना चाहे कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक को जनता का पिता की संज्ञा दी गई है, तो वह था बलबन। तो इस तरीके से बलबन को बर्नी ने जो शासन व्यवस्था देखा, जिस तरीके की सिस्टम को लागू किया था बलबन ने, बर्नी उस सबको देख करके कहा कि यह जनता का पिता ही इतने अच्छे तरीके से सारी चीजें अपनापन दिखा सकता है, लागू कर सकता है। अब देखिए बलबन ने अपना दरबार फारसी पद्धति पर गठित किया। जो फारसी परंपरा है, ईरानी परंपरा है, उसी के तहत बलबन भी दरबार को चलाने का प्रयास किया और उसे चलाया भी। ठीक, अब यहाँ पे देखिए दो शब्द आ जा रहे हैं, सिजदा और पैबोस। ये आपको समझना, बहुत बार प्रश्न बना है कि दिल्ली सल्तनत के अंदर सिजदा और पैबोस ईरानी परंपरा किसने लागू की, तो वह था बलबन। भारतीय दरबार में फारसी परंपरा के आधार पर शासन सत्ता चलाने वाला, पूरी व्यवस्था को गठित करने वाला बलबन था। और सिजदा और पैबोस जैसे गैर इस्लामी परंपरा को भारतीय परंपरा में अप्लाई करने का काम अगर कोई करता है तो वह था बलबन। तो सिजदा और पैबोस जैसी गैर इस्लामी परंपराओं को भारत में शुरुआत करता है। अब देखिए बलबन की मृत्यु के बाद जब बलबन मर जाता है तो अमीरों ने बुगरा खां के पुत्र कैकूबाद को सुल्तान बनाया। जैसे पिछली क्लास में हमने बताया था अमीरों की भूमिका क्या थी, उन्होंने किस तरीके से समय समय पर जब शासक मर जाता था या शासक की कमजोर स्थिति हो जाती थी तो किस तरीके से अमीर अपने हक अपने अधिकारों का, अपनी शक्तियों का प्रयोग करके किस तरीके से शासक सत्ता को प्रभावित करते थे। वहां पे ये वानगी आपको निकल के सामने आ गई कि जब बलबन, जिसने अपनी राजत्व व्यवस्था के तहत सुल्तान के पद की इतनी खौफ पैदा कर दी थी, उससे सब डरने लगे थे। लेकिन जैसे ही बलबन की मृत्यु होती है, जो उसके राज्य में अमीर थे, उसके दरबार में जो अमीर थे, उन्होंने अपनी भूमिका को निभाना शुरू कर दिया। और बलबन का एक पुत्र था बुगरा खां और उसका पुत्र था कैकूबाद। तो कैकूबाद को अमीरों ने सुल्तान बना दिया। अब देखिए यह राजत्व के क्षेत्र में एक नई बात थी कि पिता के जीवित रहते हुए राज सत्ता पुत्र को दे दी जाए। देखिए यहाँ पे एक नई परंपरा
निकल के सामने आई कि जब पिता जीवित है और उसके पुत्र को सत्ता दे दी जाए। ये नई परंपरा निकल के सामने आई थी बलबन की मृत्यु के बाद। अब देखिए, जलालुद्दीन का राजत्व उदारतावाद पर आधारित था। और जब जलालुद्दीन खिलजी आता है, उसका जो राजत्व सिद्धांत है वह उदारता पर आधारित था। समझिए, यहाँ पे हमने अब तक दो लोगों के विषय में अध्ययन किया। एक इल्तुतमिश, वो भी ईरानी या फारसी राजतंत्री परंपरा को भारत में प्रवेश करने का काम किया। अब वंशानुगत व्यवस्था लागू करके शासन सत्ता चलाने का प्रयास किया और चलाया भी। उसके बाद जो बलबन था, उसने ईरानी परंपरा को अपने दरबार में फारसी जो पद्धति उसके तहत पूरी व्यवस्था को गठित किया और सिजदा और पैबोस जैसी ईरानी या फारसी पद्धति को, जो कि गैर इस्लामिक थी, दिल्ली सल्तनत में लागू किया। अब उसके बाद देखिए, जब खिलजी वंश आता है तो वहां पे जलालुद्दीन खिलजी जब शासक बनता है, यह उदारता की नीति अपनाता है। अर्थात जो जलालुद्दीन का राजत्व है उदारता पर आधारित था। उसने बलबन के राज सिंहासन पर बैठने से इनकार कर दिया। इनकार करते हुए अमीरों से कहा कि तुम जानते हो कि मेरे पूर्वजों में से कोई भी शासक नहीं था जिससे राजत्व का अभिमान एवं गौरव मुझे विरासत में मिलते। अब समझिए, यहाँ पे जब जलालुद्दीन खिलजी शासक बनता है तो जिस तरीके की व्यवस्था बलबन लागू किया था कि सुल्तान को देख करके सब लोग डरे, या सुल्तान गरीबों को देख करके, या फिर जो मुसलमान नहीं थे, तुर्क मुसलमान नहीं थे, उनको देख करके उनसे घृणा करने की बात हो, इस तरीके की व्यवस्था जो लागू किया था बलबन, उस व्यवस्था पर जलालुद्दीन बैठ करके शासन सत्ता चलाने से इनकार कर दिया और अपने अमीरों से कहा कि आप लोग जानते हो कि तुम लोग जानते हो कि जो मेरे पूर्वज है उनमें से कोई भी शासक नहीं थे। शासक बनने वाला मैं ही पहला हूं। जब मेरे कोई पूर्वज शासक नहीं थे तो हमारे में राजत्व का कोई अभिमान नहीं है। ये फिर जो राजा का गौरव है मुझे विरासत में नहीं मिला है। यह बात जलालुद्दीन खिलजी ने अमीरों से जाकर कही। अब देखिए, यहाँ पे सुल्तान बलबन यहाँ बैठते थे। देखिए, सुल्तान बलबन यहाँ बैठते थे और मैंने उनकी सेवा की है। उस शासक के भय एवं गौरव ने मेरे हृदय को अभी नहीं त्यागा है। यह महल एवं सिंहासन बलबन ने बनवाया जब वह खान थे, और यह उनकी और उनके पुत्र एवं संबंधियों की संपत्ति है। अब यहाँ पे बलबन की मृत्यु के बाद भी उसकी जो राजत्व नीति थी, सुल्तान का पद था, उसका खौफ इतना जबरदस्त था, यहाँ पे जलालुद्दीन खिलजी की बातों से पता चल जा रहा है। जलालुद्दीन खिलजी अमीरों से कहता है कि जो सुल्तान जिस कुर्सी पर बैठता था, इस पर मुझ में बैठने की हिम्मत नहीं, मैं उस पर नहीं बैठ सकता हूँ, क्योंकि मैंने उनकी सेवा की है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। सम्मान की वजह से
मैं जहाँ बलबन बैठा करते थे, मेरे शासक, मेरे राजा, उस पद पर मैं या उस स्थान पर मैं बैठ करके शासन सत्ता नहीं चला सकता। अब आगे है कि उस शासक के भय से, अर्थात बलबन के जो भय था, तो उसकी मृत्यु के बाद भी जलालुद्दीन खिलजी के हृदय में अभी भी पूरी तरीके से कायम था। बलबन कहता है, और जलालुद्दीन कहता है कि बलबन का जो खौफ है, जो राजत्व का एक दबदबा था, वो अभी भी मेरे हृदय से निकला नहीं है। मैं अभी भी डर रहा हूँ। उसके बाद जलालुद्दीन कहता है कि ये जो महल, अब सिंहासन बलबन ने बनवाया है, जब वह खान थे, अर्थात जब जलालुद्दीन खान के पद पर था, और यह उनकी और उनके पुत्रों व संबंधियों की संपत्ति है, उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। तो इस तरीके से बलबन की जो शासन व्यवस्था थी, उसके मृत्यु के बाद भी किस तरीके से एक खान या एक अमीर जो जलालुद्दीन खिलजी है, उसके अंतर्गत, उसके अंदर किस तरीके से खौफ है उसके मरने के बाद भी कायम रहा। इस बात से आप अनुमान लगा सकते हैं कि बलबन का राजत्व सिद्धांत कितना खौफनाक रहा होगा। आगे देखिए, यहाँ पे जलालुद्दीन ने जहां बलबन के सिंहासन पर बैठने से इनकार कर दिया था, वहीं अलाउद्दीन खिलजी बलबन के ही सिंहासन पर बैठा। भाई अब कुछ समय बीत गया, अलाउद्दीन खिलजी जा करके जो बलबन ने सिंहासन बनवाया था, उसी पर बैठ करके शासन सत्ता चलाया। अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी लुई 14वां की बात कहा कि मैं ही राज्य हूँ। देखिए, जिस तरीके से लुई 14वां कहा कि मैं ही राज्य हूँ, मेरे अलावा कुछ भी नहीं है, उसी तरीके से अलाउद्दीन खिलजी भी कहा कि मैं ही राज्य हूँ, जो मैं कहूँ वही नियम कानून है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं वही काम करूंगा जो जनता के लिए अच्छा हो, चाहे वह धर्म के लिए अच्छा हो या ना हो। मेरे आदेश ही कानून होंगे। अब यहाँ पे देखिए, उसका राजत्व, जो अलाउद्दीन खिलजी, उसका जो राजत्व व्यवस्था है, वह सैनिकवाद पर आधारित था। समझिए, यहाँ पे जो अलाउद्दीन खिलजी है, उसका जो राजत्व सिद्धांत है, वह सैनिकवाद पर आधारित था। ठीक, जिसमें राजनीति एवं धर्म का सर्वप्रथम पृथक्करण दिखता है। अब जब अलाउद्दीन खिलजी शासक बनता है, तो उसकी जो पूरी शासन व्यवस्था थी, वह आर्मी सिस्टम पर लागू थी, अर्थात सैनिकवाद पर आधारित थी। अब अलाउद्दीन खिलजी जब शासक बनता है, तो उसने राजनीति और धर्म को पूरी तरीके से अलग करके रख दिया। कहा कि अब धर्म को राजनीति में प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं है। जो मौलवी हैं, जो धर्म के जानकार हैं, वो अपना केवल धर्म का काम देखें, राजनीति में किसी भी तरीके से हस्तक्षेप वो लोग न करें। इसी बात को लेकर के अमीर खुसरो ने, अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि वह जनता का मार्गदर्शक था। अर्थात यहाँ पे बात करें कि अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को जनता का मार्गदर्शक घोषित कर देता है। अब बात करते हैं, ये तो बात रही अलाउद्दीन खिलजी, जिसने सैनिकवाद पर आधारित कर शासन सत्ता को संचालित किया। अब यहाँ पे आ जाते हैं सबसे विवादित, दिल्ली सल्तनत का सबसे विवादित शासक मोहम्मद बिन तुगलक। बहुत ही पढ़ा लिखा और बुद्धिमान शासक था यार।
इसने भी उलेमाओं को राजनीति से पृथक रखा। अलाउद्दीन खिलजी की तरह मोहम्मद बिन तुगलक भी जो उलेमा वर्ग थे, इनको भी राजनीति में प्रवेश नहीं करने दिया, हस्तक्षेप नहीं करने दिया। अब देखिए, फिरोज तुगलक के राजत्व में धर्म की प्रधानता दिखती है। जब फिरोज शाह तुगलक शासक बनता है, उसकी पूरी जो नीति और नियम थे वो धर्म को बेस बना करके आगे बढ़ते थे, अर्थात उसकी राजत्व व्यवस्था में धर्म की प्रधानता थी। इसी के समय राजत्व का विभाजन भी हो गया, जैसे खुतबा एवं सिक्कों पर फिरोज एवं शहजादा नासरुद्दीन मोहम्मद का साथ साथ उल्लेख होता है। अर्थात पहले जो खुतबा पढ़ा जाता था उसमें जो सुल्तान का नाम होता था या खलीफा का नाम होता था, लेकिन यहाँ पे एक नई परंपरा निकल के आई है फिरोज शाह तुगलक के कि सिक्कों पर शासक के नाम के साथ साथ उसके पुत्रों के नाम का भी उल्लेख किया जाने लगा। ठीक, अब देखिए, अब चलते हैं लोधी काल पर। तो प्रारंभ में लोधी शासकों के राजत्व में दैवीय अधिकारों की अस्वीकृति दिखती है। जब लोधी के लोग शासक बनते हैं, लोधी वंश के लोग, तो सबसे जब शुरुआत इन्होंने की राजत्व व्यवस्था की जो नीति इन्होंने चलाने का प्रयास किया, तो इन्होंने जो दैविक अधिकार है राजा के वो मानते नहीं थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे व्यवस्था परिवर्तित हुई। तो उनका जो राजत्व है केवल अफगान सरदारों की समानता एवं भ्रातृत्व भाव पर आधारित है। अब समझिए, जो लोधी वंश के शासक हुए, इनका जो राजत्व सिद्धांत है ये भाईचारे की भावना और समानता के सिद्धांत पर विश्वास करके शासन सत्ता संचालित किए। ये एक दूसरे के साथ बैठ करके, कालीन पर बैठ करके दरबार को चलाया करते थे, अर्थात बराबरी की भावना पर आधारित करके शासन सत्ता चलाया। देखिए, सुल्तान सरदारों में से बस एक बड़ा सरदार था, इसमें कोई बड़ा नहीं था, लेकिन जो 10 सरदार हैं बस उसमें से एक बड़ा सरदार, बस इतने था उसमें, अर्थात समानों में प्रथम थे। लोधियों की शासन व्यवस्था एक तंत्री न होकर कुलीन तंत्री व्यवस्था पर आधारित थी। आप समझिए, एक तंत्री अर्थात एक ही सब कुछ हो, लेकिन जब कुलीन तंत्री मतलब कुछ लोगों का जो शासन व्यवस्था है, कुछ लोग मिलकर जब शासन व्यवस्था संचालित करते हैं, उस व्यवस्था का कुलीन तंत्री व्यवस्था कहा जाता है। उसी व्यवस्था के तहत लोधी सुल्तानों ने दिल्ली सल्तनत को चलाने का प्रयास किया। आगे के यही कारण है कि बहलोल लोधी सिंहासन का प्रयोग नहीं करता था। बहलोल लोधी जब शासक बना तो वह सिंहासन पर बैठने से इनकार कर दिया, कहा कि ये मेरे सभी भाई हैं, इनमें हम किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं। बस हमारे में इनके में इतना ही अंतर है कि हम केवल ये जो सरदार हैं इनमें से हमारा पद थोड़ा सा बड़ा है, बस बाकी हम में और इनमें कोई अंतर नहीं है। और सबके साथ बहलोल लोधी हमेशा सरदारों के साथ कालीन पर बैठ करके दरबार लगाता था, सबकी समस्याएं सुनता था। और जो वहाँ पे उसके सरदार हुआ करते थे, जिसको वो अपने भाई के समान भाईचारे की भावना से शासन तक चलाया, तो उन सरदारों को मसनद ए आली के नाम का प्रयोग करके उन्हें पुकारता था। अर्थात बहलोल लोधी अपने सरदारों को मसनद ए आली कहकर संबोधित करता था।
अब देखिए एक इतिहासकार हैं अब्दुल्ला, इतिहासकार हैं अब्दुल्ला। उन्होंने एक पुस्तक लिखी तारीख-ए-दाऊदी। तारीख-ए-दाऊदी के लेखक हैं अब्दुल्ला। उन्होंने बताया चूंकि बहलोल अफगान कबीलाई भावनाओं से प्रेरित था, इसीलिए उसका सिद्धांत था कि राजत्व ही बंधुत्व है, अर्थात जो राजत्व व्यवस्था है वह भाईचारे की भावना पर आधारित है। अब अब्दुल्ला आगे कहते हैं कि यदि अमीर उससे नाराज हो जाते थे तो सुल्तान स्वयं उनके घर जाकर के उन्हें मनाता और कहता कि यदि आप मुझे इस कार्य के योग्य नहीं समझते तो मुझे कोई अन्य कार्य दे दीजिए। अब देखिए भाईचारे की भावना इतना प्रबल थी बहलोल लोदी के शासनकाल में कि जैसे अगर 10 लोग हैं, कोई अमीर उनमें से किसी बात को लेकर के अगर नाराज हो जाता था और दूसरे दिन वह दरबार में नहीं आया, अब बहलोल लोदी को पता चला कि एक सरदार नाराज हो गया है, आज दरबार में नहीं आया नाराजगी का, तो उससे बुलवाता नहीं था। वह सभी को लेकर के उस सरदार, जो नाराज सरदार है, उसके घर जाता था और उसके घर बैठ करके बहलोल लोदी कहता कि आप हमसे नाराज हो गए, यदि आप हमसे नाराज हैं, हमारे कार्यों से नाराज हैं, तो आप ऐसा करिए कि हमारे पद को आप ले लीजिए और जिस योग्य हमें समझिए आप खुद ही हमें पद दे दीजिए, मैं सुरक्षा पूर्वक उसे स्वीकार कर लूंगा। इस तरीके की जो भावना थी कि राजत्व ही बंधुत्व है, इस सिद्धांत पर लोदी शासकों ने दिल्ली सल्तनत को संचालित किया। अब चलते हैं अगले पेज पर। अब देखिए यहाँ पे हाँ, यहाँ पे देखिए जब सिकंदर लोदी सुल्तान बनता है, सिकंदर पहला लोदी सुल्तान था जो कि तुर्की राजत्व से प्रभावित था। जिस तरीके से तुर्की शासन व्यवस्था संचालित होती तुर्की में, उसी व्यवस्था को लेकर के काफी अग्रेसिव था सिकंदर लोदी, और वह प्रथम अफगान सरदार था जिसने पूर्ण संप्रभु सम्राट की भांति व्यवहार करना शुरू किया। अब यह दिखाया कि राजा राजा होता है, शासक शासक होता है, और जो दरबारी है वो दरबारी है, और शासक में और दरबारी में बहुत अंतर है। सिकंदर लोदी जब शासक बना तो पूरे अधिकार का प्रयोग करना शुरू किया। अब वह कालीन पर बैठ करके दरबार नहीं चलाता था, बल्कि जो राजा का स्थान है, जिस कुर्सी पर राजा बैठ करके व्यवस्था को संचालित करता था, उस सिंहासन पर बैठ करके शासन सत्ता चलाने लगा। उसकी तुर्की राजत्व नीति को इब्राहिम लोदी ने नई ऊंचाई प्रदान की। और जब सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी शासक बनता है, उसने राजत्व व्यवस्था को एक नई ऊंचाई प्रदान कर दी। अब देखिए उसने सार्वजनिक रूप से राजत्व के दैवी सिद्धांत की घोषणा कर दी। दैवी सिद्धांत अर्थात जो देवताओं के द्वारा अधिकार प्रदान कर दिए गए हैं, उसी के तहत शासन सत्ता संचालित करना। कोई देवता अधिकार नहीं प्रदान करता, बल्कि एक तरीके से दिखाया जाता है कि राजा ही सब कुछ है। राजा जो कहेगा वह उसकी बात नहीं होगी, बल्कि वह ईश्वर ने उसे कहलवाया है। अगर राजा किसी को दंड दे रहा है तो समझिए वह राजा आपको दंड नहीं दे रहा, बल्कि आपने ऐसे कुकर्म किए हैं जो ईश्वर ने
अपने प्रतिनिधि के माध्यम से आपको दंड दे रहा है, आप उसे स्वीकार करिए। इस सिद्धांत पर आधारित करके इब्राहिम लोदी राजत्व व्यवस्था को संचालित किया था। अब देखिए, इब्राहिम लोदी कहता है कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता। बहुत बड़ा प्रश्न बना है कि लोदी वंश का कौन सा शासक था या दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था जो कहा करता था कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता है। लगता है कि इब्राहिम लोदी अपने नाते रिश्तेदार से, अपने सगे संबंधी से बहुत परेशान हो गया था, हर तरीके से हस्तक्षेप करते रहे होंगे, इसीलिए उसको कहना पड़ा शासक बनने के बाद, भैया राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता, उसके लिए सब समान होते हैं। जो गलती एक गैर इंसान करेगा, जो सजा उनके लिए होगी, जो नियम कानून उनके लिए होंगे, वही नियम कानून जो हमारे सगे संबंधी होंगे उनके लिए भी होंगे। हमारे लिए कोई खास नहीं है। सभी लोग चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, किसी भी जाति धर्म के हो, सबके लिए नियम कानून समान होंगे। ठीक है, इस तरीके से इस क्लास के अंतर्गत हमने जो राजत्व व्यवस्था है, विभिन्न शासकों ने जिस नीति के तहत दिल्ली सल्तनत की शासन सत्ता को संचालित किया, उसका हम लोगों ने अध्ययन किया। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि राजत्व व्यवस्था विभिन्न शासकों के अंतर्गत किस तरीके से संचालित हुई। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।